प्यारे मित्रों, अभी हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत एमसीक्यूज़ बना रहे हैं टॉपिक वाइज। तो मैंने भक्ति काल और उसके पहले आधुनिक काल से संबंधित एमसीक्यू बना दिया है और प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप लोग नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है और थ्योरी की भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू का वो है रीति काल, जो भक्ति काल के बाद आता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। तो दूसरा ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। ये जो है रीतिकालीन कवि हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो आप देख नंददास सूरदास वाला वो भक्तिकालीन है आपका, और मैथिली शरण ये दिनकर ये सब आधुनिक काल में चले आए, और जायसी, मंझन, विद्यापति ये सब आदिकाल के हैं। ठीक है। तो बी यानी बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण जो हैं ये सब रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर ये सब रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में इसमें कौन हैं, तो मतीराम हैं, और खुसरो तो आदिकाल के हैं आपके। रहीम जो है ये आपके भक्तिकालीन कवि हैं। संत दास संत काव्यधारा के हैं। तो रीतिकालीन के मुख्य कवि मतीराम हैं। ठीक है। निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो पहला जन्म हुआ है रहीम जी का, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। तो रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था, माता का नाम सुल्ताना। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 में बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी है। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 में हुई। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 में ओरछा में हुआ। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। तो ये अलग अलग आपका इनका कवियों का जो है परिचय था आपका। तो इसमें मुख्य आपके दो हैं आपके रहीम, घनानंद और रसलीन। ये जरूर याद करेंगे आप, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न बहुत सारे आते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रकृति क्या है, तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रकृति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन प्रभृति अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस प्रधान रही है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता अधिक रही है, तो वो है श्रृंगार। भक्ति रस जो है उसमें आपका रहा है भक्ति काल में। शांत रस भी भक्ति काल में रहा है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक कौन सा विशेषता गलत है, तो थर्ड वाला रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप वर्णन है, ये गलत है आपका। तो और तीनों सही है। पहला है कि रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल सही। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा, ये भी सही है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी सही है। तो रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, प्रकृति का आलंबन रूप वर्णन बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएँ हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण है, श्रृंगार, रसवीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, आलंकारिकता तथा विविध काव्य रूप। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ब्रज भाषा हेतु ब्रज ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानियो। तो ये किनका लिखा हुआ भिखारी दास का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग।
अन्य महत्वपूर्ण कथन। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प में शुद्ध वाहिनी के समान करती और कड़कती चलती है, तो कहीं प्रशांत सरोवर के समान गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। तो पद्माकर जी के भाषा के विषय में शुक्ल जी ने लिखा है और उनकी भाषा की तुलना तुलसीदास से की है। ऋतुकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा, तो वो है सवैया, और ये आपका दोहा, चौपाई, छप्पे, ये आपका भक्ति काल का रहा है। ऋतुकालीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित, सवैया और दोहा है। कौन कौन सा है? कवित, सवैया, दोहा। किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य उन्होंने माना है शुक्ल जी ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को किसने माना है? भागीरथी जी ने। और वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। क्या कहा है? रीति को काव्य का स्वभाव किन्होंने? चिंतामणि ने। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। काव्य का द्वार किसने कहा है? देव ने। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किनका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का, क्योंकि वो रीतिकालीन कवियों के प्रवर्तक मानते हैं किनको? चिंतामणि को मानते हैं। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किसके माननी चाहिए? चिंतापति त्रिपाठी से माननी चाहिए, और रीति का आरंभ भी उन्हीं से मानना चाहिए। शुक्ल जी का कथन है, और ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था अभी आपको, ठीक है, यह वाला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। उसके पहले है, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी चली आ रही है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे या पीछे काव्य विवेक, कवि कल्पतरु कवि कुल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। तो ये जो चिंतामणि की रचनाएं हैं, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, ठीक है, 3 ग्रंथ हैं, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, चिंतामणि। रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर 1900, ठीक है ना। रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर 1900 तक, और 1050 से 1375 तक आपका था आदिकाल का, ठीक है। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल की समयावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमावधि 1700 से 1900 मानी है, अर्थात 1643 से अर्थात 1833 ईस्वी, ठीक है ना। 50 से 8 जोड़ देंगे ना आप, तो 50 से घटा देंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामखेलन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 से ही मानते हैं, ठीक है। शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900। आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक रहा है, और शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल, और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। शुक्ल जी ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत यानी रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वहीं डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है।
कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया है। और इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल दृष्टि में श्रृंगार काल है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने आपका कलाकाल कहा है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो सी यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 21वां प्रश्न, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो रीतिकाल को कलाकाल और जयकाल कहने वाले कौन हैं? आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कला इन्होंने कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। अब रीतिकाल के अंतर्गत जो है भी अलग अलग जो है ग्रंथ रचे गए, कविता रची गई, यानी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 तरह के जो है कवि को बांटा गया अलग अलग भागों में। तो पहले रीतिबद्ध पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो रीतिबद्ध में कौन कौन कवि हैं और रीतिबद्ध में कैसी रचनाएं होती हैं भी पढ़ेंगे हम लोग। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को, ठीक है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। छंद वर्णन की महिमा जो है ये कवि गंग द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो तो पता है आपको, जैसे के द्वारा, और रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ठीक है ना। रीति काव्य के पहले आचार्य कौन है? केशव जी, ठीक है। केशव जी रीति काव्य के प्रथम आचार्य हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्र चंद्रिका, नक्शिक चंद्रमाला, कविप्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये सब जो भी आपके नाम मैंने लिए हैं काव्यों के, ये केशव जी के हैं। रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक चंद्रमाला, कविप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रसिक, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं। रसिक, प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला क्या है? रीति ग्रंथ हैं। क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है, ठीक है ना। इसमें 9 रसों का, अलंकारों का, छंदों का प्रयोग किया गया है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला जो रीति ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषय ग्रंथ हैं। तो रामचंद्रिका राम कथा से संबंधित प्रबंधात्मक आपका ग्रंथ हो गया, और जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषय ग्रंथ हैं। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किसमें किया गया है? विज्ञान गीता को। विज्ञान गीता में तथा नखशिख में परंपरा उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। तो नखशिख में राधा के आपके विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है उपमानों की सहायता से। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बामनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य है, ठीक है। रसिक, कवि और नखशिख क्या है? मुक्तक काव्य हैं, और शेष जो है प्रबंध काव्य हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। महाकाव्य की शैली किसमें अपनाई गई है? रामचंद्रिका में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो केशव दास हैं। रामचंद्रिका के किस कवि कृति है? तो केशव दास की है। कवि प्रिया का रचनाकार कौन है? तो केशव है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो रसिक प्रिया केशव दास का। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया केशव दास। रसिक प्रिया केशव दास। विज्ञान गीता का लेखक कौन है? तो केशव दास है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? केशव दास ने की है। विज्ञान गीता की कृति किसकी है? केशव दास की है। तो रिपीट है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। जहांगीर जसचंद्रिका का रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास ने लिखा है जहांगीर जसचंद्रिका।
इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो आपका भाषा भूषण नहीं है, और तीनों हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया और विज्ञान गीता। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। किनका है? जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण। यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की है। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया है। 202 दोहा का ग्रंथ है। इसमें 212 दोहा ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशन में विभक्त किया गया है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी उनकी नहीं है, बल्कि ये नंददास जी की है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जो है केशवदास की है, और अनेकार्थ मंजरी नंददास जी की है। भाषा बोलना जाने ही जिनके कुल के दास। भाषा बोलना जाने ही जिनके कुल के दास, किनका कथन है? तो केशवदास जी का है ये। भाषा बोलना जाने ही जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिनके माध्यम से यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा अर्थात हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की है। तो दास और केशवदास मिला हुआ पंक्ति में, तो पहचानने का तरीका आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुना विराजयी कविता विनता स्मित। तो ये आपका केशवदास का है, बहुत बार ये पूछा गया। ठीक है ना, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवंत भूषण विनुना विराजती कविता बनती है। जैसे कि महिलाएं जो है बिना आभूषण के शोभा नहीं देती हैं, वैसे ही बिना आभूषण के, बिना अलंकारों के जो है कविता की शोभा नहीं देती है। तो किनका कहना है? ये केशवदास जी का है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों का प्रतिपादित करते हुए पंक्तियाँ लिखी हैं। सेम क्वेश्चन है आपका 14 में 15 में, दोनों क्वेश्चन सेम है। किनका है? तो ये आपका केशवदास जी का है। आचार्य भिखारी दास कृत द्वारा आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्र ग्रंथ कौन सा है? तो रस सारांश। ठीक है, रस सारांश जो है भिखारी दास द्वारा प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। भिखारी दास रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध धारा के कौन है? भिखारी दास जी। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भगुआ नामक स्थान में हुआ। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदू पति सिंह के आश्रय में रहे। उन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। काव्य निर्णय क्या है? श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णवन, पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। तो ये रचनाएं हैं उनके भिखारी दास की। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और छंदार्णवन, पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। ये किनकी रचनाएं हैं? भिखारी दास की है। और तो है ही काव्य निर्णय भी है आपका। उसके बाद आपका क्या है? रस सारांश भी उनकी रचना है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो बताना है। तो भाषा भूषण नहीं है, तो बताना है आपको भाषा भूषण की रचना है। मैंने आपको बताया है तुरंत। रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये किनका है? भिखारी दास का। रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किनका रचना है? ये भिखारी दास का। भाषा भूषण किसी और का है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि हैं आपके भिखारी। ठीक है, भिखारी दास जो है रीतिबद्ध कवि है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त कवि तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने नोट्स पढ़ाया है, वहाँ जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो अगर देख लेते हैं ना तो फिर इसको समझने में आसानी होगी। शतरंज शतिका कृति किनकी है? तो ये है भिखारी दास की। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। ठीक है ना, काव्य निर्णय की रचना है भिखारी दास की है। रस कविता का अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। गुण स्वरूपता और रंग दूषण करे कुरूपता। अर्थात इस रस कविता का अंग है, अलंकार आभूषणों के समान है, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है, और दोष उसे कुरूप बनाती है। लेकिन का कथन है ये आपका भिखारी दास का है, कविता के संबंध में, रस और अलंकारों के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताना है आपको? तो डी यानी केशव वृत्ति मुक्त का धारा के कवि है, ये गलत है आपका।
तो ये तीनों और सही है कि रीतिबद्ध है धारा कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही। रीतिबद्ध धारा कवियों को आचार्य के कहा जाता है, भी सही है आपका। बिहाई रीति सिद्ध धारा का प्रतिनिधि कवि है, ये भी बिल्कुल सही है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बिहाई रीति सिद्ध धारा के क्या है, प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा कवि नहीं है, बल्कि वो रीति सिद्ध का धारा का प्रमुख कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी क्या है, सत्य है। रीतिबद्ध धारा कवियों ने अलंकार, नायिका, भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम। मूलतः ये कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। यशोदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, तो वो है रीतिबद्ध, ठीक है। रीतिबद्ध वर्ग में है केशवदास। और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, हमारे भी आपके हैं, कौन है बताइए, रीति सिद्ध के बिहारी जी है, ठीक है ना। और रीतिबद्ध कवि कौन है, केशवदास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, भूषण को कई भूषण की उपाधि किन्होंने दी है, तो भूषण जी को कई भूषण की उपाधि किसने दी है, सोलंकी राजा रुद्र ने। सोलंकी राजा रुद्र ने जो है भूषण को कई भूषण की उपाधि दी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से लेकर 1680 तक महाराज शिवाजी का आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय बनाने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा कवि कौन है, भूषण जी हैं। और शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक नामक इनके भूषण जी के शिवराज भूषण, शिवा भामनी और छत्रसाल दशक। इनके लिखे 6 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, तो भूषण जी, पता चल गया। शिवा भामनी के भी क्या हैं, भूषण जी। शिवा भामनी के रचनाकार कौन है, भूषण जी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसे वीर रस में कविता लिखी है, तो वह है भूषण जी, है ना। भूषण जी ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भूषण जी। भूषण जी वीर रस की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे, छत्रसाल। तो शिवाजी और छत्रसाल की दरबारी कवियों में से एक कौन है, भूषण जी। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा कवि है, तो रीति सिद्ध, ठीक है ना। रीतिबद्ध, ठीक है। रीति सिद्ध उन्हें कहा जाता है कि जो सभी अलंकार रासों का, इन सब का जो है आपका जो है नियम बनाते हैं, उनको कहते हैं रीति सिद्ध कहते हैं। रीतिबद्ध मतलब वही हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे रीतिबद्ध रीति सिद्ध सब। भूषण का वास्तविक नाम क्या है, तो भूषण का वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम। घनश्याम इनका नाम है भूषण जी का। रीतिबद्ध के काव्यधारा के माने जाते हैं ये, और रीति सिद्ध के हैं बिहारी जी, ठीक है ना। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, छत्रसाल दशक, ठीक है। रेणुका देव शिखा चिदम्बरा किसी और की है। छत्रसाल दशक की रचना किन्होंने की है, महाकवि भूषण ने की है। आगे शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो वो है अलंकार का। शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है, ठीक है ना। और एक संबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है, जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में अलंकार के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसको उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है ये उदाहरण। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण ने भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं, और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण दिए हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अतिशयोक्ति, अपूर्ति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है।
भूषण ग्रंथों में अलंकार निरूपक क्या है? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण भूषण ग्रंथों की में अलंकार निरूपक है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि भी कहा है? तो वो है भूषण जी। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कौन है? भूषण। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की वर्णनों में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये आश्रितताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुचरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसकी वंदना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कई माने कवि है। कौन का किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? इटावा। इटावा में जन्म किनका हुआ है? गंग कवि का। गंग कवि जो 1538 से लेकर 1623-25 तक का जो समय काल है, रीतिकालीन काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम कवि कौन है? रीतिकालीन काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है? गंग कवि। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। किनका? गंग जी का। गंग के प्रमुख ग्रंथ है गंगा पदावली, गंगा पच्चीसी, गंगा रत्नावली। गंगा पदावली, गंगा पच्चीसी, गंगा रत्नावली। गंगा कवि जाति ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल के भी प्रिय थे। तो रहीम, टोडरमल, मानसिंह और टोडरमल के प्रिय कौन थे? गंग, है ना। गंग जी गंग जाति ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है कि अपने स्पष्टवादी के कारण ये जहांगीर की कुभजन का शिकार हुई और उन्होंने इन्हें हाथी से क्या कर दिया? तो चलवा दिया था। भिखारी दास ने इसके विषय में लिखा है, तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार। तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार। किसने कहा? तो भिखारी दास ने कहा था। और आपके जहांगीर ने इनको कुचलवा दिया था। किनको? हाथी से कुचलवाया था गंग कवि को। ठीक है। तुलसी गंग दो भय एक सुकवीन के सरदार। उक्ति का रचनाकार कौन है? तो वो है आपके भिखारी दास है। नैन नचाए कहूँ मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये पद्माकर जी का लिखा हुआ है। नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये है आपके पद्माकर जी इनके रचनाकार। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर जी के यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म 1880 में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम मोहन लाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कवि शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जाने पर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और यहीं पर अपना जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपने प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी किनकी रचना है? पद्माकर जी की है। गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगद विनोद काव्य रसिकों और आभासियों दोनों का कंठहार रहा है। तो पद्माकर का जो है जगत विनोद काव्य रसिकों का और अभ्यासी, मतलब काव्य रसिकों मतलब क्या? जो काव्य प्रेम करते हैं और ऐसे लोग जो काव्य लिखते हैं, दोनों को बहुत प्रिय रहा है। कौन? जगत विनोद, जो किनकी रचना है? पद्माकर जी की है। नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइए खेलन हो रही। किनकी रचना है? पद्माकर जी की है। सेम है क्वेश्चन आपका नैन नचाए वाला। तो कई बार लगता है पूछा गया है ना। ठीक है, इसे याद कर लें। पद्माकर जी की रचना है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर। पद्माकर ने किनकी रचना की है? गंगा लहरी की। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सही विरुदावली, कली पचीसी आदि। तो किनकी रचनाएं हैं? आपके पद्माकर जी की रचनाएं हैं। फिर से देख लीजिए, गंगा लहरी तो है ही। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरुदावली, कली पचीसी। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों से पद्माभरण और जगत विनोद की ही रीति ग्रंथ है। मौलिक ग्रंथों में कौन कौन रीति ग्रंथ मुख्य हैं? पद्माभरण और जगत विनोद। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। पद्माभरण क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ठीक है ना। किसने लिखा है? पद्माकर जी ने। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों के क्रमशः अलंकार और नवरत्न में विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 में रचा गया काव्य है। जगत विनोद की रचना 1803 में हुई और 1821 के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रम में उनके आज्ञा से हुई थी।
काव्य रसायन की रचना है, तो काव्य रसायन जो है आपकी देव जी की है। देव जी ने क्या लिखा है? काव्य रसायन लिखा है देव ने। देव कवि का जन्म 1673 में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह, फबूद रियासत के राजा, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोड़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पाती राम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति काली अकबर। ठीक है, इतने सारे आश्चर्य किनके थे? देव जी के थे, इटावा के थे ये। और इनकी मृत्यु 1767 के लगभग हुई। देव की रचनाएं हैं, देखिए याद करेंगे। देव की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेमचंद्रिका। ठीक है, और उसके बाद जो है जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्राह्मण ब्रह्म दर्शन पचीसी, तदर्शन पचीसी, आलम आत्मदर्शन पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी और प्रेमा दीपिका और नक्शी प्रेम दर्शन। तो ये जो है रचनाएं इनकी है, आपकी देव जी की है। रिपीट कर देता हूँ मैं। काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राज रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, सुजात सरिजाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपक, नक्शिक प्रेम दर्शन। तो ये देव जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथ की रचना की है। कहा जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की आयु में की थी। देव किस जिले के कवि हैं? तो पता चल चुका है, इटावा के, यूपी में ही आपका इटावा। सुजान विनोद का रचयिता कौन है? तो वो है देव जी। जाति विलास के रचयिता कौन है? देव। अष्टयाम के रचयिता कौन है? देव। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना देव जी की नहीं है? तो अलंकार गंगा नहीं है। भवानी विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद की रचना है देव जी की। रीतिबद्ध कवि देव हैं, रसवादी। ठीक है ना, तो रीतिबद्ध कवि कौन है? देव है। और वो कैसे कवि है? रसवादी कवि हैं, ध्यान देंगे, रसवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है, जैसे देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर। ठीक है ना, इन्होंने आपका जो है अपने कवियों में है रस का प्रयोग किया है। देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, किन्होंने लिखा है ये? तो ये लिखा है देव जी ने। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, उक्ति आचार्य देव ने कही है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभाव उत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। अमिया हलाल हल मंद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी ही चितवत एक बात। किसने कहा है? रसलीन ने कहा है। अमिया हलाल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी ही चितवत एक बार, रसलीन ने कहा है। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहार के बदोहा मान लेते हैं। रसलीन रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म 1669 में यूपी के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? मीर गुलाम ने कई बार पूछा गया। मीर गुलाम नबी का किनका नाम है? तो ये रसलीन जी का है। ये संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज, अवधि के साथ साथ अरबी, फारसी के भी विद्वान माने जाते हैं। अन्य कवियों के भांति इन्होंने भी अपना नाम के साथ रसलीन नाम जोड़ लिया। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कई मोहम्मद इनके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीर गुलाब नबी हुतव सकल गुणन को धाम, बहुरी धरियो रसलीन निज कविताई को नाम। तो ये किन्होंने लिखा है? रसलीन के लिए लिखा गया है। किन्होंने लिखा है? ये बिलग्रामी कवि मोहम्मद ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मतीराम की भाषा कैसी है? तो मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, क्योंकि रीतिकाल काव्य धारा में अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की है। तो ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोली की तुलना में सबसे बढ़कर सबसे अधिक साहित्य रचा गया किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचा गया है। ठीक है,
खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा बनने के पूर्व ब्रजभाषा ही हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। रीति मुक्त, ठीक है, अभी हमने अलग पढ़ा था आपका, रीति मुक्त में आ गए हम लोग। घनानंद रीति काव्य धारा काव्य की किस काल के कवि हैं? तो रीति मुक्त के, ठीक है। रीति मुक्त के काव्य धारा कवि कौन है? घनानंद है, ठीक है। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों में मूल्य से मुक्त है। इस काल की स्वतंत्र काव्य धारा को रीति मुक्त कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक व्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इनकी विशेषता है। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। किनके? रीति मुक्त के घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावात्मक तथा मार्मिक है। इस काव्य धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य के में एक साथ साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो रीति काल में जो है रीति मुक्त के जो है कवि कौन कौन है? आलम ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, है ना। और एक तो है ही क्या आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल। ध्यान में एकदम पढ़ लेंगे, एकदम रट्टा मार लेंगे आप। रीति सिद्ध काव्य धारा कवि कौन है? बिहारी लाल। रीतिबद्ध काव्य धारा कवि कौन है? चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी, आचार्य, कुलपति मिश्र। तो रीति सिद्ध के हैं बिहारी हैं। रीतिबद्ध के कौन है? चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी और आपके मैंने बताया आपको कि क्या कहते हैं, रीति आपके मुक्त का धारा कवि कौन है? आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। एकदम याद कर लेना है, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो घनानंद जो है आपके रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है बताना है। तो इसमें जो है बिहारी जो है रीति मुक्त नहीं, बल्कि बिहारी जो है आपके रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक है ना। सब्सक्राइब बहुत कम है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ और मैं सोचा कि चलो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ और जो मेरे मित्र हैं वही पढ़ें और लाभ उठाएं इसका। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं। इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी नहीं है। बिहारी कैसे कवि बताया आपको? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध, देखिए रीतिबद्ध किसे कहते हैं? रीतिबद्ध वो हैं जिन्होंने अलंकार, रस का, इन सब का जो है प्रयोग कहाँ किया बताइए? जिन्होंने मतलब नियम बनाए, ठीक है, कविता से जुड़े हुए नियम जिन्होंने बनाए हैं वो रीतिबद्ध हैं। और उन नियमों का पालन करके जिन्होंने कविताएं लिखी हैं वो रीति सिद्ध हैं। और जिन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया है वो रीति मुक्त हैं, ठीक है ना। तो नियम बनाने वाले कौन हो गए? रीतिबद्ध हो गए। नियम का पालन करने वाले कौन हो गए? रीति सिद्ध हो गए, है ना। और जो मुक्त हैं इन सब से वो है रीति मुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे मैंने सब कुछ बताया नोट में, आप ज़रूर वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये आपका MCQs है। इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? तो वो है केशवदास, ठीक है। केशवदास कैसे कवि है? रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीति बद्ध हैं बताना है आपको। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अशुक अधिकार इनका था वैसा किसी और का नहीं। शुक्ल ने कथन किस कवि के संबंध में कहा है? तो घनानंद के विषय में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। तो वो हैं आपके घनानंद जी हैं, ठीक है ना। शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी और का नहीं। भाषा महान के हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यश वर्तनी हो गई कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले आते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी ने इन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। तो जितना भी कहा गया किनके बदले कहा गया? घनानंद जी के बदले। और किन्होंने कहा है? शुक्ल जी ने। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद का, ठीक। घनानंद की प्रेमिका लवर का नाम क्या था? सुजान था, ठीक है।
कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद का प्रेम हो गया। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है, तो वो है घनानंद, जो उनके प्रेमी है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, घनानंद है। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली मिलते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता और रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। तो ये आपके स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, घनानंद है। और जो स्वच्छंद मतलब मुक्त है ना, रीति मुक्त काव्यधारा कवि हो गए ना घनानंद। तो इन्होंने जो शैलियाँ मिलती हैं रीति मुक्त काव्यधारा में, वो सब का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, जो सीधे हृदय को छू जाते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब शरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है, तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं, तो घनानंद की कृतियाँ जो हैं ब्रज भाषा में, क्योंकि रीति काल के जितने भी कवि हैं उन सब ने ब्रज भाषा में कविता लिखी है। घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड, जिसमें आपका सुजान जो आपका ये जो सुजान जो है आपका बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये आपका उनकी रचनाएं हैं क्योंकि घनानंद जी की, ठीक है ना। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड। घनानंद का जन्म जो है 1689 के ईस्वी आसपास 1739 में नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे, ठीक है। उनका जन्म 1689 में हुआ और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मार दिया था, किनको, घनानंद जी को। ये प्रेम की मस्ती विशेषज्ञ वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, जिन्होंने कहा है शुक्ल जी ने घनानंद जी के लिए कहा है। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। कोकसार किनकी रचना है, तो घनानंद जी की रचना है, ठीक है ना। कोकसार, सुजान सागर के रचयिता कौन है, घनानंद जी, सुजान सागर। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, किनकी रचना है, किनका कहा गया है, घनानंद ने कहा है। तो लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मैं कवित बनावत, ये घनानंद ने कहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद, इनके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। तो सेम है, देख लीजिए, आपका बहुत बार पूछा गया है ये। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद ने कहा है कई बार। ये देखिए, और अन्य को परीक्षा में पूछा गया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकी सयानक बाक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानक बाक नहीं, किसने कहा है, घनानंद ने कहा है। और ये भी कई बार पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। सीखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस अप्रताप की कहानी है। तो ये ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने, ठीक है। रीतिमुक्त काव्यधारा कवि है ठाकुर जी। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, साखी लीनो जस अप्रताप की कहानी। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, तो सेनापति। प्राकृतिक चित्रण के लिए कौन विख्यात है, सेनापति रीतिकाल का कवि है। आलंबन रूप में चित्रोपम प्राकृतिक चित्रण, जो कि व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया है। इन्होंने उसका वर्णन अपनी कृति कवित रत्नाकर में की है, कि इन्होंने सेनापति ने कवित रत्नाकर में आपका जो है प्राकृतिक चित्रण का स्वरूप दिखाया है। कौन है, तो कवित रत्नाकर कौन है, आपके सेनापति है, कवित रत्नाकर। रत्नों की रक्षा कौन करता है, सेनापति करता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। कवित रत्नाकर सेनापति, इनकी रचना ब्रज भाषा में संवत 1706 में की गई।
अभी तक इनकी यह कृति प्राप्त हुई है, इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकार ने दूसरी रचना इनकी काव्य कल्पतरु भी मानी है, पर यह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को ही ग्रंथ मानते हैं। कवित्र रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष, अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसन का वर्णन किया है। कवित्र रत्नाकर ने 5 तरंगे और 394 छंद हैं। कितने छंद हैं कवित्र रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद। ओ माय गॉड। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सेनापति है। रत्न की रक्षा कौन करेगा? सेनापति। कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में है। बोधा का असली नाम क्या था? बोधा ये आपका नाम है, कवि का नाम है, ठीक है ना, बोधा। तो नाम था बुद्धिसेन। देखिए बोधा, लेकिन आप लोग मत समझिए बोधा मतलब बुद्धिहीन है, बुद्धिसेन नाम इनका, ठीक है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। ये पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि। किनके थे? पन्ना नरेश खेत के सिंह के दरबारी कवि। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ हैं, जैसे पहला है आपका बिरही सुभान दंपति विलास यानी इश्कनामा, और विरह वारिश, ठीक है, विरह वारिश, माधव नल कामल कंदला, विरह वारिश, बिरही सुभान दंपति विलास यानी इश्कनामा, और माधव नल कामल कंदला यानी वराह वारिश। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सूजन, ठीक है ना। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सूदन। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन है। तो सुजान चरित्र के रचयिता है सूदन जी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई रचना की है? तो सेनापति ने की है, ठीक है ना। सेनापति ने सत्सई रचना की है। सेनापति ने सत्सई रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति कवित्र रत्नाकर प्राप्त है, ठीक है। तो आखिर तो किन्होंने किया भाई? सेनापति ने नहीं किया, तो ये जो नहीं किया तो ठीक है। मती राम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सारस, राज, ललित ललाम। ललित ललाम बहुत फेमस, ठीक है। सत्सई, देखिए सत्सई इनका लिखा, बिहारी ने भी सत्सई लिखा है, देख लीजिए आप। बिहारी ने भी लिखा है, बृंद ने भी लिखा है। बिहारी जी का सत्सई बहुत फेमस है, ठीक है। तो बिहारी की ख्याति मूल आधार उनका ग्रंथ है सत्सई है। सत्सई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। बृंद की रचनाएं हैं 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सत्सई, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए सत्सई रचना कितनी है तो बिहारी में ही टिक लगाना, ठीक है ना। तो मतीराम की रचना कौन कौन सी है देख लेते हैं। लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, ठीक है, सत्सई, अलंकार, पंचाशिका और वीरवृत्त कौमुदी। एकदम ध्यान से पढ़ना है, देखना, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ता तब जाके याद होता है प्यारे मित्रों, ऐसे कभी याद नहीं हो पाएगा। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन। तो 12 मासा किसने लिखा? कई बार पूछा गया 12 मासा के बारे में, ठीक है ना। तो 12 मासा की रचना है, तो 12 मासा जो है वो रचना है किनकी? तो 12 मासा यहाँ तो दिख नहीं रहा यार, चलिए कोई बात नहीं, मुझे याद है। हाँ 12 मासा है बृंद की, ठीक है, बृंद जी की 12 मासा रचना है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। उन्होंने सुख सागर तरंग का नामक ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ललित ललाम। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ललित ललाम यानी मतीराम, राम लाम, ललित ललाम, मतीराम। रीति सिद्ध, ठीक है, अंतिम है ये। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारक कवि कौन है? तो बिहारी, मैंने कहा ना बिहारी जी। तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी जी। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का उनको क्या था? पूरा ज्ञान था, ठीक है ना।
मैंने बता भी दिया कि रीतिबद्ध किन्हें कहते हैं, ऋषि सिद्ध कहने कहते हैं और रीति मुक्त। रीतिबद्ध वो हैं जिन्होंने काव्य लक्षणों का प्रयोग किया, ठीक है ना, और काव्य के संबंधित नियम बनाए, वो रीतिबद्ध थे। और जिन्होंने उन नियमों का प्रयोग किया या उन नियमों की जानकारी जिन्हें थी, वो कौन हो गए, रीति सिद्ध हो गए। और जिन्होंने काव्य लक्षण का प्रयोग अपनी कविता में बिल्कुल नहीं किया है, जो मुक्त थे उससे, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में अलग बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें से चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर प्रमुख है। एकदम याद कर रट्टा मार ले, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर रीतिबद्ध के काव्य धारा कवि। और बिहारी और रसनिधि ये आपके रीति सिद्ध काव्यधारा कवि, जिसमें बिहारी को जो है रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक कवि माना गया। रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक कवि कौन है, बिहारी। वहीं घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो रीति सिद्ध कवि काव्यधारा कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर लक्षण को ध्यान रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। तो लक्षण ग्रंथ कौन लिखे हैं, रीतिबद्ध कवियों ने। और लक्षण ग्रंथ को ध्यान रखकर किन्होंने लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया है, तो रीति सिद्ध कवियों ने, जिनके प्रमुख कवि हैं बिहारी और रसनिधि। और रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वतंत्र रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिनमें घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर। ठीक है, एकदम आप पढ़ ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मैं बार बार पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ा मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ मैं। बिहारी रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं, तो मैंने बताया रीति सिद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब अंतिम होने वाला है, बस एक ही पेज बचा है। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, रीतिबद्ध में तो आपका मतीराम है रीतिबद्ध में, ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। बिहारी किस धारा कवि है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया, तो वो कौन है, वो है बिहारी, ठीक है, क्योंकि बिहारी आपके जो है रीति सिद्ध काव्य धारा कवि हैं, तो वो लक्षण ग्रंथ क्यों लिखेंगे, ठीक है। दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति, ठीक है, एक ने लिखा है बिहारी ने, दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति, किसने लिखा है, बिहारी जी ने। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे मित्रों। दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर प्रीति, परती गांठी दुजन ही ये दई नहीं यह रीति। अर्थात आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ा रहता है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यह कैसा विधान है। यह पंक्ति बिहारी लाल जी की है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 है ऐसे, लेकिन कहीं कहीं 713 भी मिलता है, कहीं कहीं 700 भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, तीनों ऑप्शन में जो आएगा वो सही होगा। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी की एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई, और एक मात्र कृति है इनकी, जिस और इसी कृति को वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में अमर हो गए। यह मुक्तक काव्य है। यह मुक्तक काव्य कौन सा है, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे संकलित है, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रतन माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूषी है। किस भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में। शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। बिहारी शाहजहाँ के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। जाति से माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवा ससुराल मथुरा में बीता है, ठीक है ना। मथुरा में बीता, ससुराल में इन्होंने भी अवस्था, वाह जी गजब। 1664 में इनकी मृत्यु हो गई। बिहारी के करीब कितने दोहे लिखे हैं, तो 700। तो 700 मिलेगा, 713 मिलेगा, 719, तो टिक लगा देंगे भैया। बिहारी की रचना का नाम क्या है, तो बिहारी सतसई है। बिहारी निम्नलिखित में किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। बिहारी सतसई किस भाषा काव्य ग्रंथ है, तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में क्या लिखा गया,
बिहारी सर सही। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में क्या हो गया, अमर हो गया? तो बिहारी लाल। तो ये आपका ख़त्म हो गया रीतिकाल। अब हम लोग अगले में आपका पढ़ेंगे आधुनिक काल, है ना। भक्ति काल, आदिकाल हो गया और आज कंप्लीट हो गया आपका रीतिकाल। कल से आधुनिक काल का MCQs बनाएंगे।